rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. फिजिक्स में यूनिफिकेशन का बहुत रोल है। अलग अलग चीज़ों की स्टडी को हम एक ही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कंसेप्चुअली ब्रेन पे लोड थोड़ा कम पड़े। तो लीनियर जो हमारे पास मोशन है, क्या हम उसी से मैच करते हुए कोई पैटर्न बना सकते हैं जिससे हम रोटेशनल डायनेमिक्स को भी समझ सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन। वेलकम टू एस चांद एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल डायनेमिक्स। सो लीनियर में क्या है कि कोई भी चीज लीनियरली मूव कर रही है और रोटेशनल में कोई भी चीज एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम समझने वाले हैं। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। सो जो हमारे पास एक लीनियर मोशन है, लीनियरली हम चीजों को स्टडी करते हैं और एक में हम चीजों को रोटेशन में स्टडी करते हैं, इनमें कोरिलेशन को हमें देखना है। सो बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में अगर मैं आपको बात कहूं तो मेरे पास एक बॉडी है जो लीनियरली मूव कर रही है एक लाइन में, एंड इन सेकंड केस मेरे पास एक एक्सिस है, एंड इस एक्सिस के अलोंग जो ये बॉडी है वो रोटेट कर रही है। So in this case I am taking an anti-clockwise path along this axis. अब अगर मैं देखना चाहूं इन दोनों के कंट्रास्ट में तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट एक तरफ से मैं देखूंगा कि इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी हैं, एंड ऑन द सेकेंड एंड मैं देखूंगा इसके लिए फोर्सेस किस तरीके से स्टडी की जाती हैं। फोर्सेस, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, सिमिलर क्वांटिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कुछ चीजों को डिफाइन करता हूं। हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं, क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। सो व्हाट इज योर लीनियर वेलोसिटी? योर लीनियर वेलोसिटी इज v, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो ds by dt, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सेकेंड थिंग, लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर मैं इसी चीज को रोटेशन में एक्सप्लेन करना चाहूं, सो आई एम राइटिंग इट एज ओमेगा। सो ओमेगा इज माई एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज माई एंगुलर वेलोसिटी? दिस इज d थीटा बाई dt। सो कोई चीज अपनी एक एक्सिस के अलोंग पर यूनिट टाइम में कितना एंगल थीटा रोटेट कर रही है, सो दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई dt। इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, मेरे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी के बाद जो कि है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं dv बाई dt। इसका मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम स्क्वायर। सो इस तरीके से भी आप एक्सेलरेशन को, लीनियर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड सिमिलरली बिल्कुल सेम स्केल पे अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना चाहूं, सो दैट इज ऑल्सो d ओमेगा बाई dt, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और मैं इसको लिख सकता हूं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल थीटा पर यूनिट dt स्क्वायर। सो इन दिस केस मैंने क्या किया है, v ओमेगा, वैसे ही एक्सेलरेशन एंड अल्फा। सो लीनियर
और एंगुलर को दोनों को पैरेलली हमने ड्रॉ किया। फर्दर तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो जनरली हम पढ़ते हैं लीनियर के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास रहती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन दीज इक्वेशंस तो जो u है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, a जो है वो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, एंड t इज योर टाइम, एंड ऑल्सो जो s हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, ये आपकी है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनाई हुई हैं। तो यही चीज आपकी एंगुलर में किस तरीके से बिहेव करेगी। सो लेट्स लुक एट इट। तो अगर मैं इसको एंगुलर में स्टडी करना चाहूंगा, सो एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी स्टडी किया कि दिस इज लाइक ओमेगा। तो v जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, उसको मैं लिख रहा हूं ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट इज योर इनिशियल वेलोसिटी जो एट टाइम t इक्वल टू 0 आपने कंसीडर किया है, प्लस अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम इज t। सो टाइम जो है वो लीनियर और एंगुलर के लिए सेम है। सो ओवरऑल आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या बन गई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो ये हमने बनाया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन, वो किस तरह की बनेगी। सो s इज थीटा। सो व्हाट इज थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फाइन, इजंट इट इजी। तो जैसे जैसे हम लीनियर को स्टडी कर रहे हैं तो हमने सिर्फ क्या किया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की उसी तरह की डेफिनेशंस पिक की जैसी लीनियर में है, उसी तरह की डेफिनेशन हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की पिक की। एंड जब हमने उसको स्टडी किया तो वो ओवरऑल वैसी ही इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है जैसे हम लीनियर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट कि थर्ड इक्वेशन हमारी इसमें कैसे नजर आएगी। So v will become omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta। ओके, सो इसमें एक तरफ जो आपकी इक्वेशंस हैं वो लीनियर के लिए हैं, और एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपको देखिए बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ा, और आपने सिर्फ उसके इक्विवेलेंट इक्वेशंस लिखी यूजिंग एंगुलर फीचर्स, और वो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। इसके अलावा बाकी भी जो फिनोमिना होते हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लाइक फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, मास। तो ये हर चीज जो है वो आपकी एंगुलर के टर्म्स में अलग तरह की डेफिनेशन रखती है। तो बाकी फोर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन मास एक ऐसी क्वांटिटी है, मास एंगुलर में अलग तरीके से बिहेव कैसे करेगा। मास के बारे में, मतलब मास को ओवरऑल क्या कहा जाएगा, मास इज रिप्रेजेंटेड एज इनर्शिया, तो उसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। एंड ये जो इनर्शिया है आपका, ये सर्कुलर मोशन के टाइम पे किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम मनीषा सिंगला। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाने के लिए मैं आ रही हूँ एस चांद एकेडमी में। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम बैक टू द एस चांद एकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि जो मास है, दैट मास अगर उसको मैं रोटेशनल डायनामिक्स में ले आऊंगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या क्वांटिटी बनती है।
मैं आपको बताऊं कि जो मास है उसको हम रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मास को कहीं पर भी अगर अंडरस्टैंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइप से हम रोटेशनल डायनेमिक्स में समझेंगे। सो लेट्स लुक एट इट कि अगर आपके पास एक मास है, मास m, और अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वो आपके पास क्या है, जो आपके पास इफेक्टिव मास है, दैट मास इज योर m, एंड ma करके आप उस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर एक एक्सिस के अलोंग आपके पास एक मास है जिससे आपको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है, सो इन दैट केस आप एक्सिस के जितने पास हो उतना आपको आसानी है कि छोटा चक्कर घुमाना पड़ेगा। एक्सिस से जितना दूर चले जाओगे तो उतना ही ज्यादा उसका, जिसको हम कहते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए मोमेंट, वो बढ़ता जाता है। तो इन दैट केस हम एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी बनाते हैं विच इज, जिसको हम जनरली आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड फॉर अ पार्टिकल दिस कैन बी रिटन एज mr स्क्वायर। सो फॉर अ सिंगल पार्टिकल ये क्या होगा, ये आपका mr स्क्वायर। r क्या है, r आपका एक्सिस से, r इस मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो कहीं पर भी रोटेशनल डायनेमिक्स में हम मास को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो कि लीनियर में जिसे हम फोर्स के तौर पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपके पास रोटेशनल डायनेमिक्स में आकर टॉर्क बन जाता है। सो लीनियर डायनेमिक्स में जिसे आप फोर्स के तरीके से समझते हैं, वो रोटेशनल डायनेमिक्स में आपके पास टॉर्क बन जाता है। सो बेसिकली फोर्स इज योर F, एंड जब आपको किसी एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है एंड यू अप्लाई अ फोर्स F, एंड दिस इज योर R वेक्टर, जिसको आप, जो कि आपका एक पोजीशन वेक्टर है। सो R क्रॉस F, तो आप टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सो दिस इज वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर F। सो इस तरीके से इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू R एंड F आपके पास टॉर्क वेक्टर आ जाता है। ओवरऑल अगर हम फोर्स की जगह पे हर जगह पे टॉर्क को सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो भी हमारे पास वर्क करेगा कि हमें रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में समझाएगा कि ऐसा कितना फोर्स है जो घुमाने के लिए आपका उस ऑब्जेक्ट को या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को घुमाने के लिए काम आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, आपके पास एक चीज है सेंटर ऑफ मास। सो जस्ट पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेशनल डायनेमिक्स में कैसे रिप्रेजेंट होगा। सेंटर ऑफ मास की बाय डेफिनेशन कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एंड आप उन सबको इंडिविजुअल स्टडी करने की बजाय एक पॉइंट पे उसका सारा मास कंसीडर करते हो एंड देन यू थिंक ओके, तो अगर इस पॉइंट पे मैं सारा मास कंसीडर करता हूं, इसके ऊपर सब इक्वेशन लगाता हूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो दैट इज फॉर लीनियर थिंग्स आपके पास सेंटर ऑफ मास वर्क करता है। लेकिन जब आपके पास एक एक्सिस के अलोंग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को आप मूव कर रहे हो, तो बेसिकली इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका इफेक्टिव मास है फॉर रोटेशन, वो आप फाइंड आउट कर लेते हो mr स्क्वायर से। फाइन। तो जो आपके पास रोटेशन के लिए भी एक इसी तरीके का एक पॉइंट हो सकता है जिसपे मैं इन सब पार्टिकल्स को कलेक्टिवली इस पॉइंट पे कंसीडर कर सकता हूं, और इन दैट केस जो आपके पास इनर्शिया होगा वो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग mir स्क्वायर की तरह नहीं, बट मैं उसे सारे मास को एक ही पॉइंट पे कंसीडर करूंगा और मैं मानूंगा कि वो आपसे k डिस्टेंस पर है।
एक्सिस से वो k डिस्टेंस पर है और वहां पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन को mk² लिखूंगा। सो हियर ये जो आपके पास k है इसको हम लिखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? जो लीनियर सिस्टम में आपका सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल डायनेमिक्स में सारा मास जो भी आपका स्प्रेडेड बॉडी है या आपका जो भी डस्ट है उसका सारा मास उस एक्सिस से इतनी दूरी पर अगर मान लिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या उसके ऊपर सारे लॉज ऑफ जो भी रोटेशनल डायनेमिक्स है लगाए जा सकते हैं वो उसी तरीके से लगाए जा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज लाइक अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, सो एक है कि कोई लिनियरली मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है हाफ mv²। बट अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m की जगह मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लूंगा एंड v जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी उसकी जगह ओमेगा² हो जाएगा। फाइन। सो कितना इजी है कि अगर आपको लीनियर सब आता है एंड जस्ट आपने कुछ क्वांटिटीज ऐसी डिफाइन की जो आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में बता रही है और जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो और पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स आपके सामने आ रहा है। नाउ वी कम टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हमने पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन आपको लीनियर मोशन के अंदर देता है। सो सिमिलरली इसको हमने क्या करना है? रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हमने जस्ट कुछ क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फोर्स को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टो इनटू थीटा ये आपका वर्क डन देगा इन रोटेशनल डायनेमिक्स। सो गाइज आपने देखा कि दोनों जो हैं डायनेमिक्स लीनियर हो या रोटेशनल हो, तो रोटेशनल में हमने कुछ चीजों की डेफिनेशन इस तरीके से सेट की है कि आपको कुछ ज्यादा माइंड पे लोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वो क्वांटिटीज आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए और पूरा सर्कुलर डायनेमिक्स जो है रोटेशनल डायनेमिक्स वो आपके सामने क्लियर होता जाएगा। एंड एक पते की बात जो आपको इस लेक्चर में पता चली वो ये थी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी रोटेशनल डायनेमिक्स में सब्स्टिट्यूट होता है और वो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, जहां पर जिस रेडियस पर पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। सो इन दिस वे हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है? ओवरऑल हमारे पास अगर लीनियर डायनेमिक्स क्लियर है तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स को विद सम मॉडिफिकेशन समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया। तो कुछ क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी और सर्कुलर और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों में हमने पैरेलल ड्रॉ किया और दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ एक इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए दूसरी टोटल डायनेमिक्स को अपने लिए बना लिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टडी किया जो कि आपको बता रहा था कि जो मास है आपका और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपस में इक्विवेलेंट है, तो उसी हिसाब से आपके पास सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ जायरेशन भी इक्विवेलेंट है। देन हम आए फोर्स, काइनेटिक एनर्जी या इस तरह की क्वांटिटीज पे और हमने दोनों में पैरेलल ड्रॉज किए एंड वी फाउंड दैट दे आर क्वाइट इक्विवेलेंट और बहुत इजी से उन दोनों को समझा जा सकता है। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और हम जुड़े रहें और इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।